हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो सका। दोनों अतराफ से मुज़ाकरात अच्छे माहौल में 21 घंटों तक जारी रहे। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने मुज़ाकरात के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर के मीडिया की इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की बड़ी लाइव कवरेज। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात क्यों कामयाब ना हो सके, मुज़ाकरात की नाकामी का असल झटका किसको लगा है, इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ईरान जंग शुरू नहीं करेंगे, ईरान भी जंग के हक में नहीं। इकोनॉमिस्ट ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद बड़ा दावा कर दिया। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक बार फिर सऊदी अरब दौरे का फैसला। अपनाए हुर्मुज की नाकाबंदी के ट्रंप के बयान पर चीन का रद्द अमल भी सामने आ गया। ईरान ने भी नाकाबंदी के बयान के बाद अमेरिका के जंगी जहाजों को खबरदार कर दिया। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन DC से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल। और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तानी मीडिया शदीद तनकीद की जद में आ गया। अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक ना हो सकी। क्या पाकिस्तान में सहाफत का मयार गिर रहा है? अखबारात, बेशुमार TV चैनल्स के रिपोर्टर्स और हजारों यूट्यूबर्स एक्सक्लूसिव खबर देने के बजाय खाने पीने और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात की खबरें नाजरीन को देते रहे। इस इशू पर भी बात करेंगे आज के शो में, लेकिन सबसे पहले वाशिंगटन DC से हमारे साथ सीनियर सहाफी अनवर इकबाल मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जो हमारे खाने पीने पाबंदी लगवाना चाहती हैं उसका भी शुक्रिया। जी, बड़ी जो है वो रिपोर्टिंग चल रही थी खाने पीने पर, उस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं क्या चैटर है इस वक्त वहां पर, किस तरह से जो है वो इन मुज़ाकरात को देखा जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर एक्सपर्ट्स को हम देखें अनवर साहब तो दो ओपिनियंस में जो है वो डिवाइडेड है। एक तरफ ये ओपिनियन है कि अगर ब्रेक थ्रू ना हुआ तो ब्रेक डाउन भी जो है वो उसको ना समझा जाए, और एक दूसरा ग्रुप वो है जो कहता है कि बिल्कुल मुज़ाकरात जो है वो फेल हो गए हैं। तो वहां क्या फील है इस वक्त? देखिए, इसका जो लेटेस्ट है वो तो आपने सुन ली होगी कि सेंटकॉम ने अभी ऐलान किया आधा घंटा पहले कि वो जो ब्लॉकेड है वो इन्फोर्स हो गई है, नाफिज हो गई है। अब ब्लॉकेड शुरू है। कोई भी शिप अगर ईरान को पैसे दे के गुजरेगा तो उसको अमेरिका जो है डुबो देगा, नहीं आने देगा। तो अमेरिका ने भी पाबंदी लगा दी है। अब इसमें बज़ाहिर तो ये लगता है जैसे एक बड़ी जारियत है और जंग का ऐलान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसका जवाब भी ईरान ने दिया है, और दोनों की तरफ से एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है। ईरान ने ये किया है कि उन्होंने कहा कि जो फ्रांस और बरतानिया के शिप होंगे उनको हम गुजरने देंगे। अब उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अमेरिका को इस बात का एहसास है कि वो फौजी तौर पे इतनी ताकत, इतनी सलाहियत रखता है कि वो अब भी ईरान को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, और उसके लिए तैयार भी है। लेकिन वो अकेला करना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि एक इंटरनेशनल अलायंस बने जिसमें नेटो के ममालिक हों, दीगर यूरोपीय ममालिक हों, और वो ममालिक शामिल हों जो जिनको इस गुजरगाह से तेल की सप्लाई होती है, तरसील होती है। अगर वो ममालिक, जाहिर उनका सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन होगी, मेन लड़ाई अमेरिका ही लड़ेगा, चाहे वो सियासी महाज पे हो या चाहे फौजी महाज पे। लेकिन अगर वो सिंबॉलिकली अमेरिका के साथ होंगे तो फिर ये जंग अमेरिका और ईरान की नहीं होगी, वो बैनुल अक़वामी बिरादरी वर्सेस ईरान हो जाएगी। और इसलिए उन्होंने ये मूव किया है ताकि वो ममालिक जो यहाँ से तेल लेते हैं वो मजबूर होकर अमेरिका के साथ खड़े हों। और उसको तोड़ने के लिए ईरान ने ये किया कि 2 की एलाई हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं। 35 मुल्कों की मीटिंग भी बुलाई है, सारा कुछ लंदन में। तो वो है बरतानिया और फ्रांस। उसको उन्होंने कहा कि हम आपको फ्री इजाजत देते हैं ले जाने की। तो उससे जाहिर है अमेरिका की जो कोशिश है उसको धचका लगेगा। तो ये एक शतरंज की ये गेम भी जारी है। और दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि अभी सख्ती लगाएंगे, और अगर इस सख्ती से भी काम नहीं हुआ तो जंग की तरफ भी जा सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है अभी जंग की तरफ जाने का कोई मूड नहीं है। अभी इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक मूव है उससे काम चलाना चाहेंगे। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात हुए इसके बाद ये भी एक पॉजिटिव खबर तो ये सामने आई कि मजीद बातचीत या सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो भी हो सकता है। उस हवाले से कोई खबर है आपके पास? देखें, इशारे तो बार बार सदर ट्रंप हर उस बयान में जो बहुत सख्त होता है, साथ वो ये भी कह देते हैं कि नहीं अभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए, ईरान अभी जवाब देगा, और शायद पॉजिटिव ही नहीं। अच्छा, ईरान से भी देखें वो भी सख्त बयान देते हैं, लेकिन साथ कह देते हैं कि फला चीजों पर तो इत्तेफाक हो ही गया था, थोड़े से मसाइल थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया। यानी वो भी इशारे दे रहे हैं कि हम भी बातचीत करने को तैयार हैं, आओ। तो मेरा ख्याल है कि इनको जो है ना
खुफिया तरीके तौर पे राब्ते जरूर कायम हैं और हो सकता है पाकिस्तानी सालसी का किरदार अदा कर रहा हो। और मैं तो अब भी ये समझूंगा कि मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। बंद नहीं हुआ है। चले, दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज, चाहे बैकडोर हो रहे हो चाहे सामने हो रहे हो, लेकिन ओवरऑल पीस के लिए दैट इज अ गुड न्यूज कि मुज़ाकरात का दरवाजा जो है वो अब भी जो है वो बंद नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं जो है वो बातचीत जारी है, जैसा कि आपने कहा। बल्कि अरागची साहब का ट्वीट भी था कि वी वर इंचेस अवे फ्रॉम इस्लामाबाद MOU। तो इंचेस अवे अगर थे तो इसका मतलब कि काफी चीजों पर ऑलरेडी एग्रीमेंट जो है वो हो चुका था शायद। वो शेर आपने सुना होगा ना कि टूटी कहाँ किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जब पे लबे माम रह गया। तो कमन तो वहीं टूटी जब आप पहुंच जाते हैं फिर। सही जी सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये समझा जा रहा था JD Vance को इंडक्ट करने से कि एक बड़ी उम्मीद पैदा हो गई थी पूरी दुनिया में। आपसे भी लास्ट वीक बात हुई थी, आप भी ये बात कर रहे थे, हम भी ये समझ रहे थे JD Vance, क्योंकि अगेन उन्हें समझा जाता है एंटी वार हैं वो, इस वार के भी खिलाफ से, लिहाजा उन्हें पूरे सिस्टम से पहले आउट रखा गया था और उनके जिम्मे ये लगा कि जाए मुज़ाकरात करें। तो बड़ी एक उम्मीद थी और उनकी ये पहली बहुत बड़ी टास्क थी, क्योंकि अब तक तो ट्रंप साहब ये क्रेडिट लेते थे कि मैंने देखे ये पाकिस्तान और उनकी वार रुकवाई थी। तो ये JD Vance के लिए बहुत बड़ा मौका था कि मैंने अमेरिका और इसके ईरान की वार रुकवाने के बाद एक डील कराई। अब समझते हैं उनको धचका लगा है, क्योंकि वो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर, वो भी जो अगला इलेक्शन है खुद को प्रमोट कर रहे होंगे। उनके लिए कितना बड़ी ये मायूसी है JD Vance के लिए? बिल्कुल धचका है, बिल्कुल उनके लिए धचका है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, JD Vance जो है वो इतने पॉपुलर नहीं है, अपने आप पे अकेले वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जब भी वो इलेक्शन लड़ेंगे उनको सदर ट्रंप की सपोर्ट चाहिए होगी, तो इसलिए वो खामोशी रहेंगे, इस पे कुछ बयान नहीं देंगे, रद्द अमल का इजहार नहीं करेंगे। लेकिन धचका तो उनको लगा है बिल्कुल। तो वो जो अपने आप को उनको एक मौका था उनके लिए कि अपने आप को इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पे साबित करते, लेकिन ये अमेरिकन सिस्टम में मुमकिन भी नहीं है। पावर सारी की सारी सदर के पास होती है, वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो भी नहीं सकते थे। अच्छा, हमें अभी आपने कहा कि उनको एंडोर्समेंट चाहिए होगी इनकी ट्रंप साहब की। अभी हम देखना अप्रूवल रेटिंग्स उनकी कहाँ ज़मीन पे आ गिरी हैं। ट्रंप साहब की 1 करोड़ बंदा बहर नो किंग के खिलाफ निकला, अभी 2-2.5 साल अभी उनके पड़े हैं। तो आप समझते हैं कि 4 साल मुकम्मल होने पे ट्रंप साहब इतने पावरफुल होंगे कि उनके एंडोर्समेंट उस वक्त भी मैटर करेगी, स्पेशली जब पॉपुलिस्ट यहाँ रजीम है, इलेक्शन जो है वो हार रहे हैं। अभी हमने हंगरी में देखा है कल रात कि जो पॉपुलिस्ट उनके लीडर थे 17 साल 18 साल थे, जिनको बचाने की ट्रंप साहब ने, JD Vance ने, इवन उन्होंने रशियंस ने कोशिश की, जिन्होंने ये पूरी मूवमेंट शुरू की थी पॉपुलिस्ट इसकी तहरीक की, तो लोगों ने वहां पे बड़ी भारी तादाद में उनको हराया। तो अब लगता नहीं है कि थोड़ा रिवर्स ट्रेंड हो गया है? तो 2-3 साल बाद ट्रंप साहब इस पोजीशन में होंगे कि वो जिसको नॉमिनेट करें, खंबे को खड़ा करें, तो वो सदर बन जाए? नहीं, खंबे वाली बात तो अब नहीं रही और रिवर्स हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन एक बात जो है ना, जो इसका लोगों को अंदाजा पहले भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं हो पाता, उसकी वजह है कि वो ऐसे लोग हैं जो किसी ओपिनियन सर्वे में, किसी ट्रेंड में नजर नहीं आते। वो हैं उनके जो राइट विंग रूरल सफेद फार्म वोटर्स, उनके बारे में अब तक अंदाजा नहीं कि किस तरफ जाएंगे। अब एरिजोना है उनका स्ट्रांग होल्ड है रिपब्लिकन्स का, वहां से देखें सदर ट्रंप को जो हमारे याफ्ता उम्मीदवार थे, वो पिछले हफ्ते के इंतखाबात में बड़ी भारी अक्सरियत से जीते। तो अब भी ये एक इम्प्रेशन मौजूद है कि वो जो उनका वोटर उनके साथ खड़ा है। लेकिन मिड टर्म में भी ऐसा होगा या नहीं होगा, इसका किसी को नहीं पता। असल जो एक्सपोज होंगे सदर ट्रंप, वो मिड टर्म में होंगे, नवंबर में जाके। अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा और उसके बाद उनके खिलाफ हर किस्म की मूवमेंट चलेगी। इवन इम्पीचमेंट के डिमांड करने वालों की आवाज में भी तेजी आ जाएगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि इनके पास पूरी पावर्स नहीं थी, सारी पावर्स सदर ट्रंप ने अपने पास रखी हुई थी, जो हमें बाद में पता भी चला कि वो राब्ते में थे और उनसे मुसलसल हिदायत भी ली जा रही थी, जो भी निगोशिएट हो रहे थे चीज़ें। तो पावर जो है, वो जो आखिरी फैसला जो है वो ट्रंप साहब ने करना था, लिहाजा उन्होंने एट द लास्ट आवर, जैसे बता रहे हैं कि इंचेज अवे थे, लेकिन ट्रंप साहब ने अपनी 1-2 शर्त की वजह से बात रह गई। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरानियन जो है वो कहते हैं, डेलीगेशन जो आया है, दे हैव द फुल अथॉरिटी कि वो जो चाहे फैसला कर सकते थे। तो रीजन ये बनी है कि JD Vance के पास वो एब्सोल्यूट पावर्स अथॉरिटी नहीं थी जो ईरान के पास थी, इसलिए ये नहीं हो सकी, बात आगे नहीं बढ़ सकी, खत्म नहीं हुई।
रीजन इसलिए दोनों की तरफ से एक ही बनी है। रीजन वो है कि दोनों को वॉर ट्रॉफी चाहिए। दोनों में से कोई फरीक इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो इस जंग में इस बात को मान ले कि उसकी शिकस्त हुई है। सदर ट्रंप का जो मुतालबा था वो ये था कि भाई यूरेनियम जो है तुम्हारे प्लांट वाला तो हमने तबाह कर दिए, एटम बम तुम बना नहीं सकते, यूरेनियम बेकार पड़े हैं, हमारे हवाले कर दो। तो वो हम जाके कहेंगे देखो जी हमारी तो फतह होगी, हम यूरेनियम उठा के ले आए। ईरानी कहते हैं कि अगर हमने वो दे दिया तो हम अपने अवाम को कैसे यकीन दिलाएंगे कि हमारी फतह हुई है। तो उस पर अभी कोई ऐसी बात तय नहीं पा रही है जिसमें दोनों फरीक जो हैं अपना सर बुलंद रख सकें और अपने अपने हल्के में फतह का दावा कर सकें। ये बताएंगे, ये हमें बताया गया था जो ईरान का भी दावा था, जो ठीक भी वो लग रहा था कि 28 फरवरी को जो ओमान में मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें ईरान ना तो इस पे तैयार हो गया था कि हम न्यूक्लियर फेयर एनफ जो गारंटी चाहिए हम इसको अबैंडन कर रहे हैं, खत्म हो गया। अब आखिरी चीज रह गई थी हरमूज की, जो पहले वो नहीं थी, वार से पहले तो हरमूज खुला था। तो ईरानियन के लिए कितना मुश्किल था कि एक तो आप 28 फरवरी को तैयार थे कि हम इसको खत्म कर रहे हैं, इसको अपने इसके लिए, वो खत्म हो गया। हरमूज उनके पास पहले नहीं था, अब अगर वो उसको हरमूज को भी खोल देते और ये डील हो जाती तो अब समझते हैं कि ईरानी अवाम जो है तो एक्सेप्ट ना करते, या ईरान को एक उसकी नई पावर फील हुई है कि हरमूज की चाबी तो हमारे पास आ गई है, तो कानून का खजाना है, यहाँ से तो पैसे भी आ सकते हैं, हमारे जो नुकसान हुआ है सैंक्शंस हम उनको भी क्लियर कर सकते हैं। सो समझते हैं कि हरमूज का कब्जा आने के बाद या पावर आने के बाद जो ईरानियन पोजीशन थी वो बदली है, जिसकी वजह से अब मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक है और कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे वो दोनों मुल्क। दोनों बातें हैं। एक तो हरमुज का फायदा वो उनको नजर आ रहा है, इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखिए ना, अगर वो जंग से पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि वो तैयार थे न्यूक्लियर पे कॉम्प्रोमाइज करने पे। अब अगर कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आएंगे तो वो उसको इंटरप्रेट किया जाएगा या पोजीशन जो वो करेगी इस तरीके से कि जैसे उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। तो जंग के बाद सिनेरियो बदल गया, कोई भी शिकस्त मानना नहीं चाहता। ठीक, ये बताइएगा अनवर साहब, जब हम बात करते हैं नेवल मेजर्स की, जो एग्रेसिव नेवल मेजर्स ट्रंप साहब ने अनाउंस किए कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो कंट्रोल करेंगे, ब्लॉकेट करेंगे, तो इसमें चाइना का फैक्टर तो नहीं भूलना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वही यहाँ से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। क्या चाइना क्या रोल प्ले कर सकता है? अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि एक्टिवली इन्वॉल्व होगा और प्रेशर डाल सकता है ईरान पे कि इसको खोला जाए। चाइना कुछ भी करे, चाइना डायरेक्टली यानी फिजिकली फौजी मुदाखलत नहीं करेगा, ये चाइना की पॉलिसी के खिलाफ है। वो इनडायरेक्ट प्रेशर डालेगा, वो ईरान पे भी डाल सकता है, अमेरिका पे भी डाल सकता है, चाइना इस पोजीशन में है। और मेरा ख्याल है वो ईरान को समझा बुझा के इस बात पे तैयार भी कर सकता है कि भाई अमेरिका से हम बात करते हैं और ऐसी सूरत निकालते हैं जिसमें आपकी शिकस्त होती हुई नजर ना आए, उनकी भी बात रह जाए। इस वक्त अगर कोई मुल्क जिसके पास ये कुव्वत मौजूद है करने की तो वो चाइना है। वो पाकिस्तान के पास नहीं है वो कुव्वत, वो सऊदी अरब के पास नहीं है, वो बरतानिया के पास नहीं है, लेकिन चाइना के पास है। तो ये बताएं अनवर साहब कि ये बोन ऑफ कंटेंशन इस वक्त क्या होगी? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जो लोग, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि इंचेस अवे थे हम, यहाँ जेडी वैंस ये कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो एग्रीमेंट हो गया था, तो फिर कौन सा ऐसा फैक्टर रह गया है? वो खुद तो उन्होंने जो मीडिया के सामने रखा वो यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से था कि उसको गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे फैक्टर्स लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल या जो एलाइड ग्रुप्स हैं उनके, जैसे कि हिजबुल्लाह इन लेबनान, उन पे अटैक्स जो हैं वो खत्म हो। कुछ लोगों का ख्याल है कि बार बार जब ट्रंप से बात हो रही थी तो शायद ये भी एक फैक्टर था जिसपे ट्रंप के लिए इजराइल की वजह से पीछे हटना या गिव अप करना बहुत मुश्किल है। देखिए, असल बात जो है मैं समझता हूं कि एक तो जनूबी लुबनान बहुत बड़ा मसला है कि ईरान, देखिए अमेरिका का मुतालबा है कि जो आपकी पॉलिसी है जिसको अमेरिका आपकी ईरान के प्रॉक्सीज कहता है कि आप मुख्तलिफ मुल्कों में तंजीम बना के अपनी फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, इसको बंद करें, अपनी प्रॉक्सीज बनाना बंद करें। वो ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। और वो अगर जनूबी लुबनान में जो फौजी कार्रवाइयाँ इसराइल की जारी रहती हैं तो वो फिर वहाँ हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा वीकन हो जाएगी, ईरान नहीं चाहता। तो वो तो एक बात मौजूद है, लेकिन असल बात वही है कि ऑप्टिक्स की, कि जिस तरह भी जंग खत्म हो उसमें ऑप्टिक्स में हम कैसे नजर आएंगे, यानी अमेरिका कैसे नजर आएगा और ईरान कैसा नजर आएगा। दोनों फेवरेबल ऑप्टिक्स चाहते हैं और इतना मुश्किल मसला नहीं है। चीन, बरतानिया, फ्रांस, ये सारे ममालिक अगर इन्वॉल्व हों और इन्वॉल्व हो के कोशिश करें इज्तिमाई तो कैसे ऑप्टिक्स बन सकते हैं कि जिससे दोनों मुतमईन हो जाए। अच्छा सर, यहाँ पे हमने देखे अमेरिकन मीडिया भी आया, यहाँ पे रहे भी, सही रिपोर्ट भी किया, CNN है, बाकी चैनल्स भी हमने देखे और प्रिंट के भी
सारे इन्होंने कैसे पाकिस्तान के इन 2-3 दिनों को देखा है, इनकी क्या रिपोर्टिंग रही हुई है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के रोल के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में या इस्लामाबाद के बारे में, इनके क्या फीलिंग्स? इस्लामाबाद और लोगों के बारे में तो ऐसे इश्यूज के लिए जब जाते हैं आप तो बहुत ज्यादा नहीं लिखते, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी कमी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के रोल के बारे में बहुत हुई है और बहुत ज्यादा सराहा गया है। यानी वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट तो अक्सर वो बेशतर करते ही रहते हैं पाकिस्तान का जिक्र, लेकिन वो भी छोटे छोटे अखबार जो छोटी छोटी स्टेट्स से निकलते हैं उनमें भी पाकिस्तान फ्रंट पेज पे रहा और हर जगह पाकिस्तान। अब तक हमने दुनिया में जब भी कोई अखबार खोला, टीवी खोला, ट्विटर खोला, पहले तो कुछ और हमारे पे कोई ना कोई केस बना हुआ होता, डर के मारे हम पढ़ते थे ना करते थे कि कोई ना कोई खबर होगी। बड़े अरसे बाद जो चैनल खोला, अखबार पढ़ा है, कोई ट्वीट देखे, कोई देखे तो अच्छा लगा, सो इट्स वो कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू वाला हिसाब है। इसलिए आपसे पूछ लिया है कि एवरीथिंग इज ओके इन कैपिटल, वहां पे कैपिटल हिल पे। सर सिर्फ मीडिया में नहीं बल्कि इवन थिंक टैंक में जो कि अमूमन पाकिस्तान के फेवरेबल नहीं होते, वहां भी गुफ्तगू पाकिस्तान के फेवर में हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान को इस सारे एक्सरसाइज का बहुत फायदा हुआ है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट हुई है पाकिस्तान के बारे से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपडेट किया सर। आइंदा भी आपसे आपके व्यूज लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे कि ये मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद जो है वो डीसी में जो है वो इस वक्त क्या ओवरऑल फील है आफ्टर ट्रम्प स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दी हैं, एग्रेसिव नेवल मेजर्स जो है वो उन्होंने अनाउंस किए, उन्होंने ब्लॉकेट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो है वो जिक्र किया है। इसके बाद आगे क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि दोनों साइड्स ने एटलीस्ट ये जरूर कहा है कि वी वर इंचेस अवे, ज्यादातर चीजों पे जो है वो बात हो चुकी थी, लेकिन लास्ट मिनट जो है वो ओवरऑल एग्रीमेंट नहीं हो सका। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई रिसेंटली, उस पर कुछ डिवाइडेड ओपिनियंस जो है वो नजर आ रहे हैं। एक साइड का मानना है कि अगर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ इन मुज़ाकरात का, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कुछ भी डिसाइड नहीं हो सका और ये मुज़ाकरात जो है वो एक तरह से फेल हो गए। हमने भी जो है वो इस हवाले से बात की थी और क्लासर साहब आपने जो है वो ये बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया था कि इतनी जल्दी या पहली दफा में जो है ये उम्मीद कर लेना कि इसमें कोई कामयाबी हो जाएगी, ये बड़ा गलत होगा। क्यों क्लासर साहब की ये रीडिंग थी वो तो हम क्लासर साहब से जरूर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या क्लिप था और क्या हमने जो है वो डिस्कस किया था जुमेरात के दिन। तो इसमें प्रॉब्लम होंगे और पहले राउंड से जरूरी नहीं है कि जो अभी इकट्ठे हो रहे हैं इसी राउंड में फैसला हो जाए, ये भी मुमकिन है। इसी में पता चलेगा ईरानियन वॉकआउट कर गए, पता चलेगा अमेरिकन नहीं मान रहे, पता फलान नहीं चाह रहे, फिर अभी 15 दिन है आपके पास। आपको याद है जब ये हमास की और ये इसराइल की कतर में हो रही थी, इनकी सीज फायर हो रही थी, तो कितने उनको मुश्किल है। एक ऊपर फ्लोर पे वो आपके अमेरिकन बैठे हुए थे, एक फ्लोर पे कतर बैठा हुआ था, एक पे हमास बैठा हुआ था, एक पे इसराइली बैठे हुए थे, आपस में वो उनसे बात सुनता था, नोट लेके ऊपर वाला ऊपर फिर नीचे, कतर बीच का रोल प्ले। तो ये सारी चीजें होती रही हैं। सो इसको भी इसी तरीके का समझें कि ये चीजें कोई एक दिन में तय होने वाली, दो लोगों के दरमियान मसला नहीं है यार चलो तू सॉरी कर ले यार, तू चलो मादरत कर ले यार, चलो तू कंपनसेशन दे दे, चलो जी इसको हम कर लेते। नो, ये बड़े इसके फॉर रीचिंग है, सो इसको टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और होंगे प्रॉब्लम, इसमें इतनी जल्दी नहीं होगा। मुझे लगता है जो सीज फायर की बात आपने की कि इसको अगर ना भी हो सके इनके दरमियान, अगर इसको फर्दर एक्सटेंड करवाया जाएगा, 15 दिन मजीद कर दें, बातचीत हो रही है, 15 दिन और कर दें, एट वन स्टेज यू मेक इट ए न्यू नॉर्मल, लोग आदी हो जाते हैं। ये कई जंगों में ऐसे हुआ है कि टाइम लगते हैं चीजों को, ताकि लोग अचानक ये समझे कि जनाब के फिर ईरानियंस कहें कि हमारी साइड को सौदा करके तो नहीं आ गई। जी क्लासर साहब, हमने जुमेरात के दिन जो है वो ये बात डिस्कस की थी और आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि एक दफा में या एक सिटिंग में जो है ये मामलात इस तरह से तय नहीं होंगे। किन बेसिस पे, कौन सी ऐसी चीजें आपको नजर आ रही थी जिस पे आपने जो है वो अपना ये एनालिसिस बेस किया? ये जुमेरात का मेरा ख्याल है, जब ये हफ्ते वाले दिन सैटरडे को होने थे तो हमने बड़ी तफसील के साथ 15-20 मिनट इस पे बात की थी। ये थोड़ी सी रीडिंग्स भी होती हैं, ऑफ कोर्स आप इंटरनेशनल अफेयर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तारीख की बुक्स भी पढ़ रहे होते हैं, करंट अफेयर्स भी देख रहे होते हैं, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस आपकी डेवलप हो जाती है, रीडिंग सी डेवलप हो जाती है। जब सब लोग बड़े वो थे, वो एक्साइटेड थे कि बस अमेरिकन भी आ रहे हैं, ईरानियंस भी आ रहे हैं, और अगर ये कामयाब ना होने होते तो ये जनाब इतने बड़े डेलीगेशन हैं ना आते, मतलब उसे जेडी वैंस साहब भी ना आते, उसके बाद ईरानियन भी ना आते। अगर दोनों आ रहे हैं तो इट मीन्स कि पहले कोई इसका होमवर्क तैयार कर लिया गया है, एक सरमोनियल सी एक मुलाकात होगी, हैंड शेक होगा और कोई ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन मेरे जो जहन में था, अगेन जैसे मैंने कहा थोड़ा सा लिखने पढ़ने से थोड़ा सा शौक है,
तो जो हिस्ट्री में भी आप देखें इस तरह की कि जब मुज़ाकरात होते हैं तो आप मतलब दोनों मुल्क, जो बात मैंने उसमें क्लिप में भी की है, दोनों मुल्क अपनी अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। मतलब अमेरिकन भी कह रहे हैं, वो तो कह चुके हम जंग जीत चुके हैं, वो ट्रंप साहब कह चुके हैं, ईरानियन कह रहे हैं जनाब फिर अगर आप जंग जीत चुके हैं तो फिर हमसे बातचीत किस चीज की कर रहे हैं, फिर हार्मूज क्यों खुलवा रहे हैं आप? फिर इसके बाद मतलब ये कि हम जीते हुए हैं। अब ईरानियंस की ये है कि हम जीते हुए हैं, अमेरिकन कह रहे हैं हम जीते हुए हैं। अब दरमियान में अगर बैठ के विद इन आवर्स अगर आप बैठ के दोनों डील कर ले तो दोनों की आवाम नहीं मानेगी, वो कहेंगे नहीं कुछ समथिंग फिशी हैज गॉन। सो लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ता है, एक प्रोसेस होता है, उनको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ता है। थोड़ी सी जो मैंने उसमें कहा था, ये बात की थी, लंबा हम क्लिप नहीं दे सकते थे कि कोई लड़ेगा, नाराज होगा, उठ के चला जाएगा, नाराजगी हो जाएगी, फिर बिठाएंगे मिन्नत तरला के, नहीं, ताकि लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता होता है कि कुछ होगा। अब लोग ज़हनी तौर पर तैयार थे, नहीं हुआ, एक झटका लगा। मतलब है कि उसने ये ईरानियन जो हैं दे माइट हैव फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ देयर नेगोशिएटिंग टीम्स। ऐसे अमेरिकन कहेंगे जी हमने भी उनकी बातें मानने से इनकार किया, लिहाजा हम अपनी बात पे डटे खड़े, हम फिर जंग लड़ेंगे। सो अवाम का जो कथारसिस होता है ना कि हमारी लीडरशिप जो है ना वो डटी खड़ी है, ये बड़ा जरूर, दीज आर साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, ये करने होते हैं। अगर ये करके जाते हैं तो फिर मतलब ईरानियन अवाम और मीडिया और उनके वो पीछे पड़ जाते कि आप ऐसी कौन सी चीज अमेरिका को बेच कर रहे हैं कि अमेरिका फौरन राजी हो गया, इतने बड़े हमले हुए, हमारे अटैक हुए, हमारी लीडरशिप की गई। ऐसे अमेरिकन से पूछा जाता है कि भाई साहब आपने ऐसी क्या उनको चीज ऑफर कर दी, ईरानियन राजी हो गए। सो आपने अपने अपने मुल्क के लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करना होता है कि हम फाइट कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं और हम ये लड़ते रहेंगे, आपके मफादात जो हैं उन पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और जब अवाम ज़हनी तौर पर उन पे ट्रस्ट डेवलप कर लेती होती है अपने अपने मुल्क के लीडरशिप के, ये कि सेल आउट नहीं करेंगे, उस वक्त बैठ के फिर आपका वो टाइम होता है डील स्ट्राइक करने का। फिर आप जो डील कर लेते हैं ना, फिर आपकी अवाम, आपके लोग फिर आप पे वो डाउट नहीं करते कि सेल आउट हुआ है। इन हालात में ये मुश्किल था इनके लिए कि ये पहली दफा मिल रहे थे 47 साल बाद, कोई वहां के उनके नैब, उनके सदर का और वहां ईरानियन स्पीकर का, जो वजीर खारजा का हैंडशेक हो रहा है हिस्टोरिकल, ये भी बहुत बड़ी अगर समझा जाए डेवलपमेंट थी। सो इसको मेरा ख्याल है ऐसा ऐसा लेकर चलेंगे, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं कि इसको लेकर अल्टीमेटली दोनों साइड्स कह रही हैं कि बातचीत हो भी रही है, नहीं भी हुई, ये मसला ईरानियन कहते हैं उनकी वजह से नहीं है, वो कहते हैं आप नहीं मारी, कोई दरमियान में कोई बहुत बड़ा इशू रह नहीं गया। वैसे मुझसे अगर पूछे, मैं अगेन बाई रीडिंग, ये जंग हमने पहले भी एक दफा अपने प्रोग्राम में बात की थी, हम अपना ढोल नहीं पीटते, असल में बुरा लगता है अपने मुंह मियां मिठू। मैंने उस वक्त भी कहा था जंग अभी चल रही थी, मैं कि जंग जो है, हमने क्लिप भी शायद चलाया था या नहीं चलाया था, मैं कि जंग अभी खत्म हो सकती है कि उसके ये जो ईरानियन जो है वो हार्मूज खोल दें। अमेरिकन कह के जंग खत्म हो गई, हम हार्मूज, वो तो हार्मूज पे आ गए थे और वही कुछ हुआ, उन्होंने हार्मूज सीज़फायर हुआ वो तो इन्हीं दो चीजों पे हुआ कि अमेरिका ने कहा जी हम रोक रहे हैं, उन्होंने हम हार्मूज पे वो कर रहे हैं। अभी भी मेरा यही है कि अभी भी अल्टीमेटली जो चीजें जिन दो पे मसला चल रहा है ना, क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं थर्ड कंट्री जो है ना वो न्यूक्लियर इनका ले मसला न्यूक्लियर पे खड़ा हुआ ना, उस पे ईरान पहले भी तैयार थे, वो कोई थर्ड कंट्री रशिया ले या कोई और इस तरह का मुल्क जो उसकी अगर जमाना जिसके पास पहले न्यूक्लियर न्यूक्स हैं, जिससे किसी को खतरा नहीं होगा कि नए क्या बनाएंगे, पहले से रखे हुए हैं, तो हार्मूज भी खुल सकती है, न्यूक्लियर मसला भी हो सकता है और ईरान को इस डील का सबसे बड़ा फायदा होगा। मैं अब कहना नहीं चाह रहा क्योंकि इट्स नॉट माय प्लेस, मेरी औकात नहीं है, या सैंक्शंस हट जाएंगे, एसेट्स अनफ्रीज हो जाएंगे, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं वही वाली बात, मेरी क्या पिद्दी का शोर में क्या बात करूं, है डई भी ना, मतलब उसके ईरान की उस पे, जैसे मैं एक बात दफा इतनी बड़ी मतलब कह देता हूं कि फलां की जगह होता तो होता, मैं ये चीजें कर लेता कि न्यूक्लियर पे पहले मान चुके हैं, हार्मूज अकेली रहेगी, उसके बदले हमने ईरानी अवाम को दोबारा इंटरनेशनल कम्युनिटी में लेकर जाना है, हमने सैंक्शन हटवाने, हमने पैसे जो 7-8 अरब डॉलर पड़ा है ये कतर के पास वो लेना है, हमने दुनिया के साथ ओपन होना है, हमने अपने लोगों को रिबिल्ड करना है, हमने अपनी महंगाई खत्म करनी है, तेल बेचने, मैं ये फैसला कर लेता। बेशक अवाम मुझे बाद में जो भी कह रही, बाज़ दफा बड़े, आपको एक ना बुक है लास्ट में कहूँ इनकी JF कैनेडी की किताब है, वन मस्ट रीड इट। अच्छा, वो है, उसका नाम है प्रोफाइल्स इन करेज, इट्स अ मस्ट रीड। उसमें उन्होंने आगे अमेरिकन हिस्ट्री के ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है जॉन एफ कैनेडी ने, जिन्होंने अनपॉपुलर फैसले किए लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट में किए, अवाम खिलाफ हो गए थे, बट उनका ख्याल था कि अमेरिकन इंटरेस्ट है, वी हैव टू डू दैट, उनके पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो गए, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनको लगा कि मुल्क और अवाम के, और बाद में वो साबित हुआ कि वो ठीक थे। ये लीडरशिप होती है कि लीडरशिप ऐसे फैसले मुल्क और कौम के लिए करते हैं जो लोगों को वक्ती तौर पर लगता है कि बुरा काम हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे जाते हैं और लोग उन्हीं को बाद में हीरो बनाते हैं। सो मेरा भी ये ख्याल था, मैं फिर कह रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं क्या कह सकता हूँ, ईरान को अपनी आवाम के लिए, अपने लिए बहुत लड़ लिया, बड़ी जंगें लड़ ली, बड़ी तबाहियां बर्बादियां सबने देखी हैं, पूरी दुनिया इफेक्ट हो। ईरान और मतलब अमेरिका की जंग में हमारा क्या कसूर है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, सफर तो पूरी दुनिया करके, लड़ाई अमेरिका की या इसराइल की या ईरान की चल रही है ना, पूरी दुनिया सफर के पर आए नहीं, दैट्स माय हम्बल ओपिनियन। बाकी हमारी
हमारी किसने क्या सुननी और माननी होती है। नहीं, लेकिन ये बात तो पॉजिटिव है ना कि ये फर्स्ट स्टेप है और इट्स अ प्रोसेस। ये कोई एक दिन का जो है वो इवेंट नहीं था, इट टेक्स टाइम, इट्स अ प्रोसेस। और दोनों साइड्स ने एटलीस्ट ये कह दिया है कि काफी सारी चीजों पे जो है वो अग्रीमेंट हो गया था, बल्कि फिर ये खबरें भी आने लगी कि सेकंड राउंड भी हो सकता है, एक सेकंड मुलाकात जो है वो भी हो सकती है, कहीं भी हो वो। तो ये एक पॉजिटिव आउटकम जरूर निकला है इन इस्लामाबाद टॉक्स से। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो तो कामयाबी के साथ हमने देखा कि दोनों डेलीगेशंस ईरान का, यूएस का आया यहाँ पे। बहुत सारा मीडिया जो है उनके लिए भी इंतज़ामात अलग से किए हुए थे और बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर मौजूद था और बल्कि अनाउंस कर दिया गया था कि उनको फ्री ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाएगा जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं। लेकिन कुछ तनकीद भी सामने आ रही है। क्लासरा साहब, हमने देखा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई जहाँ पे जो खाना रखा हुआ था वहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए, उसको भी कवर किया गया और कहा गया कि ये खाना और कॉफ़ी शॉफ़ी और ये सब जो है वो वहाँ पर मौजूद था। आपके ख्याल में जायज़ है, कोई तनकीद इस पर बनती है? मेरा दिल तो बड़ा चाह रहा है कि इस पे पूरी 10-15 मिनट में गुफ्तगू कर सकता हूं। अच्छा, 10-15 मिनट? यस, लेकिन मैं आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगी। नहीं, इस वक्त मेरे टाइम थोड़ा है क्योंकि आप भी वहां पे गई हुई थी। मैं चाहूंगा कि मैं आपसे जरा, आपने क्या देखा वहां पे? इंटरनेशनल प्रेस आया हुआ था, मुलाकातें हुई होंगी, पाकिस्तानी होंगे, खाना पीना काफी क्या कुछ होता रहा 24 घंटे वटेवर। सो मैं अपनी दानिशवारी को थोड़ी सी ब्रेक लगाता हूँ। कल मुझे याद दिलाएगा, हम इस पे कल बात कर लेंगे। टुडे आई वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपके लिए ये जो सारा इतना बड़ा इवेंट था, आप गई, ये सारे इतराज़ात जो आ रहे, पहले आप जरा इनका आप जवाब दें। खाना पीना काफियां तो आपने पी है, मैं तो खाना पीना नहीं किया, मैंने काफी पी है। आप जवाब दें, मैं कल बात करूंगा। खाना मिस कर दिया मैंने, लेकिन रिपोर्टें तो मैंने भी देखी कि खाना जो है वो वहां पर मौजूद था क्योंकि वो एक दूसरे फ्लोर पे जो है वो उन्होंने प्रॉपर खाने का इंतजाम किया हुआ था। बट जो मेन फ्लोर था उस पे जाहिर है कॉफी और ड्रिंक्स और ये सब जो है वो वहां पर मौजूद था और बड़ा ही मेला लगा हुआ था क्योंकि बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया भी बहुत सारा था। तो वहाँ से लाइव कवरेज भी हो रही थी, शोज़ भी जो है वो वहाँ से हो रहे थे, ट्रांसमिशन जो है वो वहाँ से की जा रही थी और हर मीडिया को अपना अपना एक वो बूथ टाइप जो है वो दिया हुआ था जहाँ से वो अपनी जो भी नोट्स थे वो ले रहे थे और उस पर जो है वो कवर कर रहे थे। तो सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था और रात तक मैं तो वहाँ तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे तक वहाँ पर थी। लेकिन ये और रात गए तक चला था। इंतज़ार तो लोगों को था, सहाफ़ियों को था कि इसहाक़ साहब जो है वो कुछ ब्रीफ करेंगे, कब ब्रीफ करेंगे, कब आएंगे। लेकिन किसी को भी ये तो अंदाज़ा नहीं था कि ये टॉक्स इतनी लंबी जो है वो चल जाएंगी, 21 घंटे या 24 घंटे। पाकिस्तान ने कहा है कि 24 घंटे की ये जो है वो मतलब बहुत सारे लोगों को ये तनकीद आ रही है ना कि जनाब के बहुत सारी फेक खबरें चलाई गई, बहुत सारी वन साइडेड चलाई गई, खबर थी नहीं, खैज को खबर बनाया गया। और इस तरह के मुज़ाकरात में वैसे मेरा ख्याल है तवक्को रखनी भी नहीं चाहिए कि हर 5 मिनट बाद आके आपको ब्रीफ किया जाए। मीडिया को ये बड़ी हमकाना अप्रोच है जो लोग ये समझ रहे थे, लेकिन फिर भी जर्नलिस्ट वो समझे बहुत सारे जो हैं जस्ट टू एंगेज देयर व्यूअर्स, ऑडियंस। तो आपने इस तरह की उनका क्या मतलब, उनकी ओपिनियन क्या थी लोगों की, मूड माहौल क्या था कि ब्रेक थ्रू होगा या नहीं होगा? मूड माहौल तो ये था कि मूड इसलिए खराब थे कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये तवक्को रखना कि हर थोड़ी देर बाद जो है वो आएगी कोई इन्फॉर्मेशन, और जब इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती तो जैसे कि आपने कहा कि कुछ ना कुछ जो है वो देना है अपनी ऑडियंस को। मास्टर है ये सोशल मीडिया, ये तो जिन ऐनक वाला जिन्हें कुछ खिलाया नहीं तो आपको कहा जाएगा। आपको कहा जाएगा, वाकई खिलाना पड़ता है, हम तो समझते हैं कि क्या होता है सोशल मीडिया पे। तो ये जरूर था कि उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती और फिर आप कुछ देना चाह रहे होते हैं ऑडियंस को तो आप ऐसी चीजें बनाकर जो है वो दे देते हैं। लेकिन मैं इस पर ज्यादा तनकीद नहीं करूंगी। लोगों को वहां इंतजार था, कुछ इस तरह की खबरें आ गई थी कि दोनों साइड जो है वो बैठ गई हैं, एक ट्राई टॉक्स टाइप जो है वो हो रहा है, पाकिस्तान भी वहां पर मौजूद है और ईरान और यूएस का डेलीगेशन आमने सामने बात कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ कोई तकरीबन समझें आप 7, साढ़े 7 बजे तक ये खबरें तो आना शुरू हो गई थी। तो ये शायद पहली खबर होगी जो आई होगी, उससे पहले कोई ऐसी खास खबर जो है वो वहां पर नहीं आई थी। आप क्यों 8, साढ़े 8 बजे छोड़ के घर वापस आ गए? बस कुछ और भी काम होते हैं तो वो करने के लिए जो है वो वहां से निकलना पड़ा। मुझे अंदाजा हो गया था कि इसहाक़ साहब ने आके बहुत जल्द कुछ भी नहीं कहना है। मैं उन अक्लमंद जर्नलिस्ट में से थी जिसको पता था कि ये टॉक्स जो है वो बहुत अभी चलने हैं, तो आप जो है वो वहां से निकल जाए। एक्सपीरियंस होता है ना,
दुनिया भर से जर्नलिस्ट आए हुए हैं, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस एक था, दूसरे बिल्कुल। सीखते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, दैट्स लर्निंग कि दुनिया भर में रिपोर्टिंग कैसे होती है, हम कैसे करते हैं, सीखने का अमल भी तो है। बिल्कुल। 3-4 घंटे आपको मजीद रहना चाहिए था सुबह मैं तक। बहुत सारे घंटे जो है वो वहां पर मौजूद थी, तो वो काफी लर्निंग जो है हुई। ऑनेस्टली स्पीकिंग वाकई बहुत जबरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस था। एक तो ये इसलिए क्योंकि इतना बड़ा इवेंट आपके मुल्क में हो रहा था, आपकी सिटी में हो रहा था, हम सबकी दुआ थी कि सक्सेसफुल हो, सेफली जो है वो ये सब कुछ हो जाए, और वो हो गया। और फिर वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में सब पूरे मीडिया को देखना। इस पे मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जो लोग तनकीद कर रहे होते हैं मीडिया पे, आपको याद होगा जब पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट था, क्लासरा साहब, जिस तरह से इंफॉर्मेशन आ रही थी उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान ने जो है वो रिपोर्ट किया। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की वाह सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया में हुई। मीडिया रिस्पांसिबल था, बिल्कुल रिस्पांसिबल था। जैसे जैसे चीजें आ रही थी उसी तरह जो है वो रिपोर्ट की जा रही थी, कोई लगी लिपटी बात नहीं हो रही थी, कोई मजाक नहीं उड़ाया जा रहा था। इसी वजह से लोग आदि हुए बैठे थे कि वो मतलब आपकी दफा भी स्पून फीडिंग होगी और आपकी दफा भी बैठे बैठे, हालांकि दोनों के नेचर में जमीन आसमान का फर्क था। एग्जैक्टली दैट इज द मेन पॉइंट। लोगों को ये लगा होगा ना कि पहले भी तो हमें स्पून फीडिंग की है तो अब भी करो। हाँ, तो हम जो है वो बार बार खुद ही कहते हैं कि इतने सारे सदियों में जो है वो ये दो आके जो है ये साइड्स आमने सामने बैठी, इस तरह से जो है वो आमने सामने आके बैठी कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी। तो दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड इवेंट, जिसकी वजह से आई थिंक जो सेंसिटिविटीज थी वो भी बहुत ज्यादा थी। और जब मुज़ाकरात इतने लंबे चल रहे थे तो उसमें से निकलकर आपको आके किसी ने ये खबरें नहीं देनी थी कि मुज़ाकरात जो है वो कहाँ जा रहे हैं। लास्टली आपने कितनी कॉफियां पी? नहीं, मैंने एक भी कॉफी नहीं पी। थोड़ी आपने फिर जाने का क्या फायदा? ना आपने पेस्ट्रीज खाई, ना आपने खाना खाया। मुझे खाना जरूर देखने का शौक हुआ बाद में कि जिस पे इतनी बात हो रही है वो एटलीस्ट मुझे देख के जो है वो निकलना चाहिए था। खाने का ही टाइम था जब मैं निकली थी, सो आई शुड हैव गॉन एंड हैव अ लुक एट इट। वो बदनामी तो हो गई, वो किसी और फ्लोर पे लगा हुआ था। बदनामी तो हो गई, साफी गए, खाना खाया, चाय पिए, कॉफी पिए, पेस्ट्रीज खाइए, तो कम से कम कोई खा भी लेते हैं। अच्छा, बात हमारी ये है, हम उन लोगों में से जिनका अगर अच्छा इंतजाम ना भी किया होता ना तो भी तनकीद होती कि देखें इंटरनेशनल मीडिया, इतने सारे लोग आए हुए थे, पाकिस्तान ने जो है वो क्या उनकी मेहमानदारी की, क्या किया, किस तरह से वेलकम किया। बड़ी तफसील से वो कहते हैं ना, इंग्लिश की बड़ी खूबसूरत इसके लिए है इंसान का मिजाज पे, डैम यू डू डैम यू डोंट डू, दोनों सूरतों। तो इसलिए वो आपने ठीक कहा है कि अगर इंतजाम बुरे हो, देखो पाकिस्तान के इमेज खराब करा दिया, इतना बड़ा इवेंट था, इतना बड़ा फोरम था, इतनी बड़ी स्टेज थी, दुनिया देख रही थी, आपको चाय पानी के पैसे बचा रहे थे, हम नहीं खुश होने वाले। बिल्कुल, ये कौम नहीं खुश होती ना, हम खुश होते हैं। ठीक है, तो मेरे नजदीक तो ये बड़ी जो है वो नाजायज तनकीद थी, लेकिन क्लासेस आपका भी व्यू लेंगे कल इन डिटेल से बात करेंगे, खबर क्यों नहीं निकली। सही। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।